दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मेटल 2.0 क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2024 के बोर्ड एग्जाम के परीक्षा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। और मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि ये जो ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार परीक्षा में आते हैं, तो इन प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं इन प्रश्नों के लिए मैं चैलेंज दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये प्रश्न हर बार पूछते हैं। शायद किसी साल गैप हो जाए तो अगले साल जरूर पूछ लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहें ताकि इन प्रश्नों को समझा दूं मैं, ताकि आप परीक्षा में लिख सकें। चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। मतलब खनिजों की संरक्षण माने खनिजों को बचाने की आवश्यकता क्यों है, क्यों नहीं हम अन्यथा इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए प्रश्नों को समझ लेते हैं आंसर ग्रुप में। कह रहा है कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर है। कहने का मतलब ये एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि और खनिज जो है एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के लिए कृषि कच्चा माल उत्पन्न कराता है, उद्योगों के लिए उद्योग पक्का माल बना के देता है, उसके लिए फर्टिलाइजर बना के देता है, फिर उसका प्रयोग हम खेतों में करते हैं। इसलिए खनिजों की संरक्षण हमारे लिए आवश्यकता है। कह कृषि यानी उद्योग और कृषि जो दो हैं दोनों ही खनिजों पर ही डिपेंड है। अगर खनिज समाप्त हो जाएंगे तो इनमें बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी। कह रहा खनिजों का प्रयोग लाखों वर्षों से होता रहा है। मतलब खनिज का प्रयोग यार नया नहीं कोई चीज़ है। इसका प्रयोग बहुत प्राचीन जमाने से हुआ, जब आदिमानव ने खनिजों को जमीन से निकालना शुरू कर दिया था तब से हो रहा है। खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीनकरणीय योग है। अनवीनकरणीय योग का मतलब इन्हें नया नहीं किया जा सकता है। एक बार समाप्त हो जाएंगे तो इन्हें दोबारा नहीं प्रयोग किया जा सकता है। इसमें बहुत से खनिज संसाधन ऐसे हैं, तो इसलिए खनिजों का इस्तेमाल हमें विवेकपूर्वक करना चाहिए तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रखना चाहिए ताकि वो भी इस चीज़ का प्रयोग कर सकें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण से बताइए। मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय स्टूडेंट कि जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ उसको एक बार समझ लेंगे तो आप आसानी से परीक्षा में लिख लेंगे। क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप लिखेंगे। और मैं उन्हीं सिर्फ प्रश्नों को ले आता हूँ ना जो परीक्षा में पूछेगा तो पूछेगा, बाकी कोई ज़्यादा प्रश्न मैं नहीं बनाता हूँ। और आप अगर नोट्स नहीं बनाए होंगे तो मेरे इस नोट से आप नोट्स बना सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। मैं जानता हूँ उस समय बहुत कम बचा है। कह रहा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है। तो ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक परंपरागत एक गैर परंपरागत। दोनों ही क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में शायद वो प्रश्न आपके सामने आ जाए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है। अभी मैंने बताया है जो खनिज संसाधन है वो उसमें तमाम ऐसे संसाधन है जिसका प्रयोग हम ऊर्जा के रूप में करते हैं। ईंधन तथा जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। देखिए कह रहा है कि ईंधन तथा जीवाश्मी ईंधन ये दो ऊर्जा के प्रमुख परंपरागत स्रोत हैं, मतलब बहुत पुराने ज़माने से किया जा रहा है। ऊर्जा के परंपरागत मुख्य रूप से खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला, जल विद्युत आदि को शामिल किया जा सकता है। मतलब क्या क्या चीज़ें शामिल है इसमें खनिजों में? तेल है, प्राकृतिक गैस है, ईंधन जलाने वाली लकड़ी उकड़ी, कोयला है, जल विद्युत है। ये सारे जो ऊर्जा है ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। मतलब इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो बहुत लंबे समय से प्रयोग हो रहा है। अब इनका जगह पर कुछ नए चीज़ें स्थान ले रही हैं जिनको हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि वाणिज्य कृषि से क्या आशय है। तो बहुत से लड़के नहीं समझते हैं कि वाणिज्य कृषि क्या होता है। वाणिज्य का जो अर्थ होता है वो होता है व्यापारिक, और कृषि का मतलब होता है खेती से। तो वाणिज्य कृषि से तात्पर्य ऐसी फसलों के कृषि करने से है जिनका उपयोग हम व्यापारिक कार्यों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? व्यापारिक कार्यों के लिए करते हैं। मतलब ऐसी फसलें जिनका उपयोग हम व्यापार के लिए करते हैं, यानी व्यापार यानी मार्केट में फसल बेचने के लिए करते हैं। जिन फसलों का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसलों को बेचना होता है, जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसलों को बेचना होता है उसे हम व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। अब तो बात मेरी समझ में आ गई होगी। इन फसलों को तरह तरह के कच्चे माल के रूप में उद्योगों के लिए तैयार किया जाता है। मतलब उद्योग में ले जाया जाता है और कच्चे माल के रूप में, और उद्योग उसे पक्का माल बनाकर हमें देता है। इस तरह के फसलों को व्यापारिक फसलें कहते हैं। मैंने बताया ना, इन्हीं फसलों को व्यापारिक फसल भी कहते हैं। और ये क्रिया
जो होता है, हम बदल बदल के जो फसलें बोते हैं उसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। इनमें गन्ना, कपास, जूट, तिलहन आदि फसलें प्रमुख हैं। तो व्यापारिक मतलब गन्ने का प्रयोग हम गुड़ बनाने के लिए, चीनी बनाने शुगर बनाने के लिए, कपास का प्रयोग कपड़े धागे बनाने के लिए किया जाता है ना। जूट है, इससे भी रेशे बनाए जाते हैं। तिलहन है, ये तिलहन फसल में जिससे तेल निकाला जाता है और इसको विश्व मार्केट में या अन्य जहाँ जगह पूर्ति नहीं होती उसको पूर्ति किया जाता है। तो इन फसलों का मुख्य उद्देश्य होता है इससे वस्तुएं बनाई जाए और इन वस्तुओं को मार्केट में क्या किया जाए, बेचा जाए। तो इन फसलों को व्यापारिक फसल कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्रिय स्टूडेंटों, मेरे प्रिय दोस्तों, आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। एक दो बार वीडियो देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा और आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद एक बार लिखने का प्रयास करिए। हो सके तो एक छोटा सा नोट बना लीजिए, उसमें इसको लिखने का प्रयास करिए और जल्दी आपकी तैयारी हो जाएगी और आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाएंगे। थैंक यू।